जीवन का आधार डीएनए है। ये तो मतलब बेसिक साइंस है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। पर जरा सोचिए, अगर ये डीएनए सिर्फ एक रीड ओनली फाइल ना होकर एक ओपन सोर्स कोड बन जाए जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से दोबारा लिख सकें। हाँ, और देखिए, जैसे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई बग आता है तो एक प्रोग्रामर क्या करता है, वो कोड की लाइन बदलता है और सिस्टम ठीक हो जाता है। सेम वही चीज अब बायोलॉजी में हो रही है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा डीप डाइव इसी माइंड बेंडिंग टॉपिक पर है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में घुसने वाले हैं। मेरा मतलब है, सोचकर ही अजीब लगता है कि क्या हम सच में सेल्स और टिश्यूज को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कोई साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि आज की रियलिटी है। डीएनए अब एक ऐसी चीज बन गया है जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, जिसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जा रहा है। सही बात है। पर मैं ये सोच रहा था कि डीएनए कोई धागा या रस्सी तो है नहीं जिसको हमने पकड़ा और कैंची से काट दिया। ये तो एक माइक्रोस्कोपिक केमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये कट और पेस्ट वाला काम फिजिकली होता कैसे है? सही सवाल है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जिसे हम आम भाषा में आरडीएनए कहते हैं, उसकी टेक्निक काम आती है। जब हम दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए निकालकर उन्हें जोड़ते हैं तो एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अच्छा, तो दो अलग डीएनए को मिक्स करना। हाँ, और जहाँ तक आपने कैंची की बात की, हमारे पास सच में मॉलिक्यूलर सिजर्स होती हैं। इन्हें एस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। वेट, तो क्या ये एंजाइम्स डीएनए को कहीं से भी रैंडम तरीके से काट देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको आप एक बहुत ही प्रिसाइज केमिकल स्कैनर मानिए। ये एंजाइम ना डीएनए की पूरी चेन पे स्लाइड करता है और कोड को पढ़ता है। अच्छा, एक स्कैनर की तरह। हाँ, और ये तब तक कुछ नहीं करता जब तक इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं मिल जाता, जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे ही इसको वो स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है, ये डीएनए के शुगर फॉस्फेट बैकबोन को वहीं से तोड़ देता है। ओह वाओ! तो ये किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में Ctrl+F करके स्पेसिफिक वर्ड ढूंढने और फिर उसे कट करने जैसा हो गया। पर एक बार हमने टारगेट जीन निकाल लिया तो उसको नए डीएनए के साथ चिपकाते कैसे हैं? वहां कौन सा ग्लू यूज होता है? उसके लिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल वेल्डर होता है, एक दूसरा एंजाइम जिसे लिगेसे कहते हैं। लिगेसे, ओके। हाँ, लाइगेज। जब हम इस कटे हुए टारगेट जीन को नए डीएनए के पास लाते हैं तो उनके जो एंड्स होती हैं वो केमिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फिर लाइगेज वहां आकर उनके बीच नए केमिकल बॉन्ड्स बना देता है, एकदम परमानेंट ग्लू की तरह। अरे वाह! ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि दो बिल्कुल अलग प्रजातियों के डीएनए को हम इस तरह जोड़ सकते हैं जैसे लेगो ब्लॉक्स को आपस में फिट कर दिया हो। एग्जैक्टली। और जब इस नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी लिविंग सेल के अंदर डाल देते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ बन जाता है। सही। अब इस कट पेस्ट टेक्निक का अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें तो मुझे लगता है इंसुलिन से बेहतर कुछ नहीं होगा। डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का पैनक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाता। बिल्कुल, और इंसुलिन ही हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले इस बीमारी को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया भर में इंसुलिन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो तब इंसुलिन आता कहां से था? उस वक्त सुअर यानी पिग्स और कैटल के पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था। यही एकमात्र तरीका था। बाप रे, मतलब पूरी मेडिकल इंडस्ट्री एनिमल्स पर डिपेंडेंट थी। हाँ, और सोचिए लाखों लोगों की नीड पूरी करने के लिए कितने एनिमल्स चाहिए होते होंगे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था और एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम भी थी इसमें। किस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, एनिमल इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो जब ये एनिमल इंसुलिन पेशेंट्स को दिया जाता था तो उनका इम्यून सिस्टम इसको एक फॉरेन बॉडी समझकर अटैक कर देता था, जिससे सिवियर एलर्जीज होती थीं। ओह, तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंसुलिन बनाने वाला ह्यूमन जीन ही किसी बैक्टीरिया में डाल दिया जाए। उन्होंने वैसे ही मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज करके इंसानी डीएनए से इंसुलिन जीन काटा और ई कोलाई बैक्टीरिया के जीनोम में पेस्ट कर दिया। वेट, पर ई कोलाई तो एक बैक्टीरिया है। हाँ। उसका सिस्टम तो ह्यूमन सिस्टम से बिल्कुल अलग है ना? तो वो बैक्टीरिया उस इंसानी जीन को पढ़ कैसे लेता है? उसकी तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज ही अलग होनी चाहिए। यही तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा मैजिक है।
इस धरती पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इकोलाई हो, कोई पेड़ हो या हम इंसान, सबका जेनेटिक कोड एक ही यूनिवर्सल डिक्शनरी यूज करता है। अच्छा, मतलब डीएनए की लैंग्वेज यूनिवर्सल है। हाँ, जो कोड इंसान के अंदर इंसुलिन प्रोटीन बनाता है, वही कोड जब बैक्टीरिया में जाता है तो बैक्टीरिया का सिस्टम भी उसको बिल्कुल वही पढ़ता है और एग्जैक्टली वही ह्यूमन इंसुलिन बनाता है। माइंड ब्लोइंग, मतलब बैक्टीरिया को ये पता ही नहीं कि वो ह्यूमन जीन पढ़ रहा है, वो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। सही कहा। और क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, साइंटिस्ट अब बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में इन इकोलाई को ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया अब हमारे लिए 100% प्योर ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, जिसको ह्यूम्युलिन कहा जाता है। होम्युलिन। और क्योंकि ये ह्यूमन इंसुलिन है तो इससे कोई एलर्जी भी नहीं होती होगी? बिल्कुल नहीं। और अब हमारे पास इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। हमने प्रैक्टिकली एक बैक्टीरिया को मेडिसिन बनाने वाली माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री में बदल दिया। ये सच में एक मिरेकल जैसा फील होता है। पर इंसुलिन तो एक हार्मोन है, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज और भी मेडिकल फील्ड्स में होता है, जैसे इम्यून सिस्टम के लिए? बहुत ज़्यादा। हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहे हैं एनीमिया वगैरह के लिए, और इंटरल्यूकिन्स भी बनाए जा रहे हैं। इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनाया जा रहा है, जो उन बच्चों के लिए एक वरदान है जिनकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है या जो ड्वार्फिज्म के शिकार होते हैं। राइट। और मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल जो वैक्सीन्स बन रही हैं उनमें भी यही टेक्निक यूज होती है, क्योंकि पहले तो वैक्सीन्स में वीक किए हुए रियल वायरस को बॉडी में डाला जाता था, जो थोड़ा रिस्की होता था। हाँ, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में लाइव या वीक पैथोजन डालते थे, पर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने गेम चेंज कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम वायरस का सिर्फ वो जीन निकालते हैं जो इसकी आउटर सरफेस का प्रोटीन बनाता है। मतलब वायरस का सिर्फ बाहरी कवर, अंदर का खतरनाक हिस्सा नहीं। एग्जैक्टली। उस सरफेस प्रोटीन वाले जीन को हम यीस्ट या बैक्टीरिया में डाल देते हैं। तो वो यीस्ट सिर्फ वायरस का आउटर कवर बनाता है? हाँ, और फिर हम उस प्रोटीन को प्योरीफाई करके वैक्सीन की तरह देते हैं। हमारी बॉडी उस आउटर कवर को देखकर अटैक करना सीख जाती है। पर क्योंकि वहां रियल वायरस है ही नहीं, तो वैक्सीन से बीमार पड़ने का 0 रिस्क होता है। हेपेटाइटिस बी, हर्पीज और एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के मॉडर्न वैक्सीन्स ऐसे ही बन रहे हैं। ये तो बहुत सेफ और स्मार्ट अप्रोच हो गई। अच्छा, अब तक हमने इकोलाई और यीस्ट जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात की। वहां मैनिपुलेशन थोड़ा आसान लगता है, पर अगर हम एग्रीकल्चर में जाएं, प्लांट्स की बात करें, तो एक कॉटन या कॉर्न के पेड़ में तो अरबों सेल्स होते हैं। सही बात है। और प्लांट सेल्स के आसपास एक बहुत हार्ड सेल वॉल भी होती है। तो हम एक प्योर पेड़ के अंदर टारगेट जीन कैसे डिलीवर करते हैं? ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रोड ब्लॉक था। हम अरबों सेल्स में एक एक करके तो जीन नहीं डाल सकते। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि हम प्लांट के सिर्फ एक सिंगल सेल में जीन ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ एक सेल में? हाँ, और फिर उसे एक मॉडिफाइड सेल को लैब में टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए ग्रो करके एक पूरा नया पेड़ बना लेते हैं। अच्छा, पर उस पहले सेल की हार्ड सेल वॉल को तोड़कर जीन अंदर कैसे जाता है? इसके लिए साइंटिस्ट्स ने नेचर के सबसे बड़े हैकर्स की मदद ली। मिट्टी में एक नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। इसके पास एक स्पेशल वेपन होता है जिसे टी प्लाज्मिड कहते हैं। टी प्लाज्मिड? ये प्लाज्मिड क्या चीज है? बैक्टीरिया का अपना डीएनए? नहीं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अलग होता है। ये एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए रिंग होता है। नेचर में ये एग्रोबैक्टीरियम इस टी प्लाज्मिड का यूज करके प्लांट्स पर अटैक करता है। ये प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर घुसकर अपना डीएनए प्लांट के डीएनए से जोड़ देता है, जिससे प्लांट में ट्यूमर बन जाता है। ओ, तो मतलब ये टी प्लाज्मिड एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है, पेड़ के डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर सीधा अंदर घुस जाता है। क्या मस्त एग्जाम्पल दिया है आपने, ट्रोजन हॉर्स, बिल्कुल वही। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस टीआई प्लाज्मिड में से ट्यूमर पैदा करने वाला जीन निकाल दिया और उसकी जगह पर एक यूजफुल जीन लगा दिया, जैसे इंसेक्ट से बचने का ट्रेट। स्मार्ट। हाँ, अब जब ये हैक्ड बैक्टीरिया प्लांट सेल पर अटैक करता है तो वो ट्यूमर नहीं बनाता, बल्कि हमारा डिजायर्ड जीन प्लांट के डीएनए में परमानेंट फिक्स कर देता है। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल शायद बीटी प्लांट है, राइट? जैसे बीटी कॉटन। बिल्कुल। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजिएंसिस,
जो एक दूसरा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के डीएनए में एक ऐसा जीन होता है जो एक स्पेशल टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। ये टॉक्सिन कैटरपिलर्स और दूसरे पेस्ट्स के लिए फेटल होता है। तो हमने उस बैक्टीरिया से पॉइजन वाला जीन निकाला और अपने उस ट्रोजन हॉर्स यानी टीआई प्लाज्मिड के जरिए कॉटन प्लांट में डाल दिया। तो अब वो कॉटन प्लांट खुद ही अपना पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो खुद पॉइजन बना रहा है। पर वेट अ मिनट, अगर वो पेड़ पॉइजन बना रहा है तो क्या वो इंसानों या दूसरे जानवरों के लिए खतरनाक नहीं है? यही तो पूरे प्रोसेस की एक ब्यूटी है। वो टॉक्सिन प्लांट के अंदर एक इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म में होता है। प्लांट को उससे कोई नुकसान नहीं होता। पर जब कोई कैटरपिलर उस पत्ते को खाता है तो कैटरपिलर का स्टमक हाईली एल्कलाइन होता है। अच्छा, हाई पीएच होता है वहाँ? हाँ, उस एल्कलाइन एनवायरनमेंट में आकर वो इनएक्टिव क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाता है और एक एक्टिव डेडली पॉइजन बन जाता है। अरे वाह, मतलब ये एक ऐसी बायोलॉजिकल मिसाइल है जो सिर्फ तभी फायर होती है जब कोई स्पेसिफिक कीड़ा उसे खाता है, क्योंकि उस कीड़े के पेट का केमिकल एनवायरनमेंट ही ट्रिगर है। इससे तो केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। बिटी कॉटन और बिटी कॉर्न के आने से पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम हो गया है, जिससे एनवायरनमेंट भी क्लीन हो रहा है। और सिर्फ कीड़े ही नहीं, हम प्लांट्स में ऐसे जीन्स भी डाल रहे हैं जो उन्हें एक्सट्रीम वेदर से बचाते हैं। जैसे ड्रॉट्स या बहुत ठंड में सर्वाइव करना। हाँ, कोल्ड, ड्रॉट और हाई सॉल्ट टॉलरेंस वाले प्लांट्स बन रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा रही है, उनमें न्यूट्रिशन एनहांस किया जा रहा है। यह एग्रीकल्चर का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट है। पर चलो अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। हम सिंगल सेल से प्लांट्स तक आए, अब बात करते हैं एनिमल्स की। एक जानवर का इम्यून सिस्टम तो बाहर के डीएनए को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर हमें किसी गाय या चूहे को ट्रांसजेनिक बनाना है तो उनमें जीन कैसे डालते हैं? अडल्ट एनिमल में हम जीन इंजेक्ट नहीं कर सकते, उनका इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए हमें लाइफ की बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ता है, यानी एम्ब्रियो लेवल पर। तो मतलब जब फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद? हाँ, जब एक फर्टिलाइज्ड एग सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, उसने मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं किया होता, वहां डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज होती है। एक बहुत ही पतली ग्लास नीडल के जरिए टारगेट जीन को सीधा उस एग के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि आगे चलकर वही एक सेल पूरा एनिमल बनेगा, तो जब वो सेल डिवाइड होगा उसके साथ साथ हमारा नया जीन भी हर सेल में कॉपी हो जाएगा। सही पकड़ा आपने, एनिमल की हर सेल में वो नया जीन होगा। और मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसका एक बड़ा यूज है डिजीज मॉडल्स तैयार करना, जैसे कि ऑन्कोमाउस। ऑन्कोमाउस वो क्या है? ये एक ट्रांसजेनिक चूहा है जिसके एम्ब्रियो में ह्यूमन कैंसर का जीन डाला गया था। वेट, हम जानबूझकर चूहों को कैंसर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैमल्स की बायोलॉजी हमसे काफी मिलती जुलती है। जब हम उस चूहे में ह्यूमन कैंसर डेवलप होते हुए देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कैंसर सेल्स एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं। राइट। और हम एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स को डायरेक्टली उन पर टेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन ट्रायल से पहले। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि एक दवाई इंसानों पर कितनी असरदार होगी। ये रिसर्च के लिए इनवैल्यूएबल है। मुझे लगता है इसका एक और एंगल भी है। मैंने सुना है कि इन एनिमल्स को एनिमल बायोरिएक्टर्स की तरह भी यूज किया जा रहा है मेडिसिन बनाने के लिए। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। सोचिए, हम शीप या काऊ के एम्ब्रियो में ऐसे जीन्स डालते हैं जो वाइटल ह्यूमन प्रोटीन्स बनाते हैं। जब ये जानवर बड़े होते हैं तो वो दवाई या प्रोटीन उनके दूध में सीक्रेट होने लगता है। मतलब काऊ मिल्क निकाल रही है और उस मिल्क में दवाई है? हाँ, जैसे ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स या दूसरे एसेंशियल प्रोटीन्स। दूध निकालना जानवर के लिए कंप्लीटली पेन फ्री प्रोसेस है और हमें एक स्टेडी सप्लाई मिल जाती है मेडिसिन की। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम डिजीज रेजिस्टेंट पिग्स बना रहे हैं, जैसे फ्लू से बचने वाले पिग्स या ऐसी भेड़ें जिनसे बेटर वूल मिलता है। ये वाकई में एक नए लेवल की मास्टरी है नेचर पर। अब सबसे बड़ा सवाल, हम एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स को फिक्स कर रहे हैं, पर अगर खराबी एक इंसान के खुद के डीएनए में हो तो क्या होगा? बहुत सी ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जहां इंसान बर्थ से ही एक डिफेक्टिव जीन के साथ पैदा होता है। यहाँ आती है जीन थेरेपी। ये मॉडर्न मेडिसिन का सबसे एडवांस्ड फ्रंटियर है। नॉर्मल दवाइयाँ क्या करती हैं? वो बस सिम्टम्स को छुपाती हैं या मैनेज करती हैं, पर जीन थेरेपी बीमारी के रूट कॉज पर स्ट्राइक करती है, यानी हमारे जेनेटिक मेकअप पर। पर एक अडल्ट इंसान के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं और सब में वो डिफेक्टिव जीन है, तो हम उन्हें फिक्स कैसे करेंगे? हम हर सेल में माइक्रो इंजेक्शन तो नहीं कर सकते।
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ हम वायरसेस का यूज करते हैं एज डिलीवरी व्हीकल्स। वायरसेस को? पर वायरसेस तो बीमारी फैलाते हैं। नेचर में वायरसेस एक्सपर्ट होते हैं सेल्स के अंदर घुसकर अपना डीएनए डालने में। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक वायरस लेते हैं, उसके अंदर से सारा डिजीज कॉजिंग मटेरियल निकालकर उसे खोखला कर देते हैं और फिर उसमें हेल्दी ह्यूमन जीन भर देते हैं। अच्छा, तो वही ट्रोजन हॉर्स वाला कॉन्सेप्ट बट ह्यूमंस के लिए। इसका कोई रियल लाइफ सक्सेसफुल एग्जांपल है? हीमोफिलिया का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है। हीमोफिलिया एक जेनेटिक डिजीज है जहां खून का थक्का यानी क्लॉट नहीं बनता। इसके लिए बॉडी को फैक्टर 8 या फैक्टर 9 प्रोटीन चाहिए होता है। और हीमोफीलिया के पेशेंट के डीएनए में ये फैक्टर बनाने वाला जीन ठीक से काम नहीं करता होगा। सही कहा। एक छोटी सी चोट लगने पर भी इनका खून बहना बंद नहीं होता, जो जानलेवा हो सकता है। पहले इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग बाहर से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, पर जीन थेरेपी में हमने वो हेल्दी फैक्टर 8 या I9 जीन एक मॉडिफाइड वायरस में डाला और पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो उस वायरस ने सीधा लिवर सेल्स के अंदर जाकर वो हेल्दी जीन फिक्स कर दिया। हाँ, और अब पेशेंट का खुद का लिवर वो जरूरी प्रोटीन बनाने लग गया। ओह वाओ! मतलब उनको बाहर से लाइफ सपोर्ट या इंजेक्शंस की जरूरत ही खत्म हो गई। एक तरह से उनकी बॉडी ने खुद को अपडेट कर लिया। ये सिर्फ बीमारी को मैनेज करना नहीं है, ये प्रॉपर्ली क्योर करना है। बिल्कुल। हम अब नेचर के सोर्स कोड को सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, हम उसे एक्टिव तरीके से ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेहतर बना रहे हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो सफर बहुत ही अनबिलीवेबल रहा है। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मॉलिक्यूलर सीजर से कहानी शुरू की थी, जहां हम डीएनए काट रहे थे। फिर हमने ई कोलाई को इंसुलिन फैक्ट्री बनाया। हाँ, और फिर हमने एग्रोबैक्टीरियम और टीआई प्लाज्मेट का यूज करके पेलों को सेल्फ डिफेंस सिखाया, बीटी कॉटन की तरह। राइट। फिर माइक्रो इंजेक्शन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जो डिजीज रिसर्च में मदद आ रहे हैं। और फाइनली जीन थेरेपी से डायरेक्टली इंसानी बीमारियों को डीएनए के लेवल पर ठीक करना। एक तरह से जीवन की सबसे छोटी यूनिट पर हमने अपना कंट्रोल पा लिया है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि साइंस अभी भी अपने इनिशियल स्टेजेस में है। हर रोज नई डिस्कवरीज हो रही हैं जो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा प्रिसाइज बना रही हैं। सही बात है। लेकिन इन सब चीजों को सुनते हुए एक बहुत बड़ा थॉट दिमाग में आता है। अभी तक हमने डीएनए एडिटिंग का यूज सिर्फ बीमारियों को ठीक करने या एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए किया है, यानी बस प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए। पर सोचिए, जब इस सोर्स कोड को अपने हिसाब से लिखने की हमारी कैपेबिलिटी फुली डेवलप हो जाएगी, तो आगे क्या होगा? क्या हम सिर्फ बीमारियों तक रुकेंगे या आने वाले कल में हम अपनी स्पीशीज को फिजिकली और मेंटली एनहांस करने लगेंगे? अगर ह्यूमन एवोल्यूशन का स्टीयरिंग व्हील खुद इंसान के हाथ में आ गया, तो कल की दुनिया कैसी होगी? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ इस कोड ऑफ लाइफ की डीप डाइव को हम यहीं रैप अप करते हैं। किसी नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर से बात होगी। तब तक के लिए सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।